शादी की रात मैं अपनी पत्नी के कमरे में आया तो बहुत खुश था। मैंने मुंह दिखाई का एक अच्छा सा तोहफा तो खरीदा ही था, लेकिन एक प्यार भरा तोहफा भी खरीद लाया था। मैं अपनी पत्नी के लिए गजरे खरीदा था, क्योंकि जानता था लड़कियां यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। मैंने जो ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया। सामने का मंजर बड़ा अजीब सा था। मेरी पत्नी की 15 साल की बहन उससे चिपक कर बैठी थी और रोते ही चली जा रही थी। ये रोना कोई आम वाला रोना नहीं था। उसके रोने की सिसकियां खत्म ही नहीं हो रही थी। अपनी बहन की यह हालत देखकर मेरी पत्नी नैना परेशान सी हो गई थी और उससे डांट कर चुप कराया। मैं आगे बढ़ा और बोला, नैना क्या हुआ? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? नैना ने कहा, हाँ ठीक है। ये इसलिए रो रही है कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो इसके मन में घबराहट है कि इसका क्या होगा। मेरा दिल दुख गया था। मैंने आगे बढ़कर अपनी पत्नी की बहन यानी अपनी साली नूरी के सिर पर हाथ रख दिया और बोला, तुम परेशान मत हो। अगर तुम नैना की बहन हो तो तुम मेरी भी बहन हुई। तुम इसी घर में रहोगी हमारे साथ। मैंने नैना से कहा, तुमने ये बात नूरी को नहीं बताई क्या? उसने कहा, रवि मैं बता चुकी हूँ, मगर बच्ची है ना, इसलिए इसे समझ नहीं आ रहा है। वक्त के साथ सब कुछ समझ आ जाएगा। मैंने सिर हिला दिया। नैना ने डरते हुए कहा, रवि मैं आपसे एक बात कहूँ? मैं मुस्कुराकर बोला, नैना तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। तुम कुछ भी बोलना है बेहिचक बोल सकती हो। लेकिन उसने जो कहा उसे सुनकर तो मैं एकदम सन्न रह गया। उसने कहा, रवि मैं नूरी को अपने साथ सुला सकती हूँ जब तक ये संभल नहीं जाती। ये माँ और पापा के मरने के बाद बड़ी डरी सहमी रहती है। जरा सी बात की टेंशन लेकर बीमार पड़ जाती है। मेरी अभी नई शादी हुई है। मैं कहाँ अस्पतालों के चक्कर काटती रहूंगी। मैं नैना की बात समझ गया था। मैंने कहा, ठीक है, तुम दोनों बहनें इस कमरे में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। नैना उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, मैं हमेशा आपकी एहसान रहूंगी। आपने मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी की है। मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि आप इन बातों को घर में किसी को पता नहीं लगने दीजिएगा कि आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं। और आप फिक्र मत करिए, जल्दी ही नूरी इस माहौल को समझ जाएगी तो अपनी जिद छोड़ देगी। मैं मुस्कुराकर बोला, नैना तुम्हें इतना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ। वैसे भी कल तक सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर हम तीनों एक ही तो इस घर में रह जाएंगे। इतना कहकर मैं डरी सहमी नूरी पर नज़र डालकर बाहर निकल गया। मैं नैना को तसल्ली तो दे आया था, मगर खुद को तसल्ली कैसे देता, क्योंकि हमारी शादी की पहली रात थी और मेरे दिमाग में बार बार यही आता था कि क्या नूरी हमेशा ही मेरे और नैना के बीच आकर खड़ी हो जाएगी। मैंने नेकी करके अपना ही तो नुकसान नहीं कर लिया। बहुत सोचने विचारने के बाद किसी तरह मैंने अपने मन को समझाया और एक कमरे में जाकर लेट गया। अगली सुबह हुई तो धीरे धीरे करके सारे मेहमान अपने घर को रवाना हो गए। घर में मैं, नैना और नूरी ही रह गए थे। मैं नूरी का बहुत ख्याल करता, क्योंकि मेरे मन में था कि न जाने किन किन मुश्किलों का सामना करके इसके दिमाग पर इतना असर पड़ गया है जो ये ऐसी हरकतें करती है। धीरे धीरे करके हमारी शादी को पूरा 1 हफ्ता गुजर गया, पर नूरी अभी भी नैना के पास ही सोती थी, जबकि मैं दूसरे कमरे में पड़ा रहता था। कुछ दिन बाद मैं नूरी के लिए एक स्कूल बैग लेकर आया। मैं घर पहुंचा तो नैना घर के काम कर रही थी।
जबकि नूरी चारपाई पर बैठकर अपनी बहन को देख रही थी। मैं चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर नूरी के पास जाकर बैठ गया। नैना की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह भागकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने नूरी से कहा, देखो नूरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। नूरी मुझे देखते ही रोने लगी और भागकर अपनी बहन के पीछे जाकर छुप गई। मैं हैरान हो गया कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। वो हरदम ये खुद को छुपा कर क्यों रखती है। मगर मैं ये सब नहीं जानता था कि जब मेरे इस सवाल के जवाब मुझे मिलेंगे तो मेरे होश उड़ जाएंगे, मेरी सारी खासियत हिलकर रह जाएंगी। मैं उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, नूरी इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर नूरी और भी डर गई। मेरे सवालिया नज़रों से नैना की तरफ देखा तो वो मुझे बड़ी गुस्से करने लगी और बोली, रवि, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मेरी बहन से दूर रहें। भले ही आप मेरे पति हैं, पर नूरी के लिए तो आप एक गैर मर्द हैं ना। मुझे नैना की बात बहुत बुरी लगी क्योंकि मैं नूरी को अपनी छोटी बहन समझता था। मैंने गुस्से में कहा, नैना, अगर तुम अपनी बहन को मुझसे इतना ही दूर रखना चाहती हो तो अपनी बहन को मेरे घर लाई ही क्यों। इतना कहकर मैंने दरवाज़ा जोर से बंद किया और घर से बाहर चला गया। बाहर निकलकर मैं सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। मुझे रहकर अपने सख्त रवैया पर शर्मिंदगी हो रही थी। नूरी मेरे घर जबरदस्ती तो नहीं आई थी ना, जो मैं यूं नैना को ताने देने लगा था। वो तो मेरी सहमति से मेरे घर आई थी। हमारे घर में सिर्फ 3 लोग ही तो थे। इससे पहले तो घर खामोशी और सन्नाटा का राज था। मेरी माँ की मौत 2 बरस पहले हुई थी। उनके गुजर जाने के बाद जिंदगी ने मुझे कड़ी धूप में लाकर खड़ा किया था। घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही थी। मैं कंवारा था और घर में अकेला रहता था, इसलिए कोई काम वाली भी मेरे घर पर काम करने को तैयार नहीं होती थी। कभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे शादी का मशवरा दिया तो मैंने अपने रिश्ते की जिम्मेदारियां भी उसी पर डाल दी थी। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया था कि मेरे जानने वालों में एक अनाथ लड़की है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वह जिस लड़की से शादी करेगी उसके साथ अपने ससुराल अपनी छोटी बहन को भी ले आएगी और उसकी बहन की पढ़ाई लिखाई और परवरिश का पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। और फिर जब उसकी बहन बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी करके उसे विदा कर देना। मुझे यह सब जानने के बाद इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था और मैंने इस शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि भगवान की दया से मैं इतना कमाता था कि मैं अपनी पत्नी का खर्चा संभालने के साथ साथ उसकी बहन का भी खर्चा उठा सकता था। मगर मैं कहाँ जानता था कि उसकी बहन के आने के बाद मेरी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। लेकिन मैंने एक फैसला किया कि मैं कुछ दिन बाद और देखता हूँ कि नूरी का रवैया ठीक होता है कि नहीं, फिर मैं किसी किस्म के नतीजे पर पहुँचूंगा। मैं रात गए घर लौटा तो होटल से खाना लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि नैना मुझसे बहुत नाराज होगी। मैं उसकी नाराजगी दूर करना चाहता था, पर घर के अंदर अभी जाने ही वाला था, तभी मेरे कानों में मेरी साली नूरी की आवाज़ गूंजी और मैं अंदर जाने की बजाय दरवाजे पर ही रुक गया। वह कह रही थी, नैना, क्या हुआ? कुछ दिनों में तुम रवि से तलाक ले लेगी और हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ पर बस तुम और मैं रहेंगे। किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। नैना एकदम गुस्से से बोली, अपनी बकवास बंद करो नूरी। नूरी ठाठ कर हंसी और फिर बोली, अब तो घर में तुम्हारा खरूस पति भी नहीं है, अब तो मुझे मेरे असली नाम से बुलाओ नूरी। मैं नूरी की बात सुनकर हैरान रह गया था कि नूरी का कोई और भी नाम था क्या जो मुझसे छुपाया गया था। लेकिन क्यों मेरे दिमाग में इतने सवाल जमा हो गए थे कि अब मुझे घुटन होने लगी थी। मैं दरवाज़ा खोला और अंदर गया। तभी नैना की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो भागकर मेरे पास आई और बोली, रवि, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। मैं यह सब देखकर खुश हो गया
कि नैना के चेहरे पर नाराजगी का नामो निशान तक नहीं था। हम दोनों बातें कर रहे थे कि नूरी एक बार फिर से रोने लगी और रोते हुए बोली, नैना तुम इसके साथ बात मत करो, तुम्हारा पति मुझे गुस्से से देखता है, तुम्हारा पति बहुत गंदा इंसान है। नूरी की बात सुनकर नैना ने मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी सफाई दी और बोला, क्यों नूरी, मैं आप पर क्यों गुस्सा करूंगा, मैं तो आपका बहुत ख्याल करता हूँ। तभी नैना बोल पड़ी, रवि मैं कहा था कि आप मेरी बहन से ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। इतना कहकर वो नूरी को पकड़कर कमरे में लेकर गई। उन दोनों को देखकर मुझे एहसास हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मैंने तो अभी तक नूरी के इस तरह की हरकत को उसका बचपना समझता था, मगर यहाँ तो किस्सा कुछ और ही था, क्योंकि नैना ने बताया था कि उसकी बहन की उम्र तो बढ़ रही है, पर वो दिमागी तौर पर अभी बच्चे जैसे ही बिहेव करती है। मेरे दिल में शक का बीज उग चुका था और मैंने सोच लिया था कि मैं नैना से सख्ती से पूछूंगा तो वो खुद ही अपना और अपनी बहन का राज खोल देगी। सुबह नैना नाश्ता बना रही थी, फिर अचानक बोली, रवि आप नूरी के लिए स्कूल का बैग क्यों लेकर आए थे? मैंने नैना के कल वाले रवैये की वजह से थोड़ा नाराज था, इसलिए गुस्से में बोला, मैं चाहता हूँ कि नूरी अपनी आगे की पढ़ाई करे। नैना बोली, कौन सी पढ़ाई? नूरी ने तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, इसे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए हमने इसे कभी स्कूल भेजा ही नहीं। मुझे नैना की बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरा मूड पहले से ही खराब था, इसलिए मैं किसी किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने अपना खाना खाया और ऑफिस के लिए निकल गया। अगर नूरी का रवैया मेरे दिमाग में खटक रहा था, उसकी अजीब सी हरकतें और मुझे देखते ही रोने लगना, फिर मेरी और नैना की तलाक पर खुश होना, यह सब क्या था? मुझे कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी कि वो पूरे 15 साल की थी। इस उम्र में तो लड़कियां बहुत समझदार और सुलझी हुई होती है। यकीनन ये मामला उतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। शाम हुई तो नूरी फिर से अपना रूप दिखाना चालू कर दी। वो फिर से मुझे देखकर अजीबो हरकत करने लगी। कुछ देर बाद मैंने नूरी को पकड़कर कमरे में लेकर गई और फिर नैना थोड़ी देर बाद कमरे से निकली और कहने लगी, रवि आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाइए, तो हम दोनों बहनें आकर खा लेंगे। नूरी जिद कर रही है कि जब तक आप बाहर बैठे हैं तब तक वो कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर खुद पर काबू करके बोला, ठीक है नूरी बाद में खाना खा लेगी, कम से कम तुम तो मेरे साथ बैठकर खाओ। पर नैना के जवाब ने तो मेरे अंदर आग लगा कर रख दिया। वो बोली, रवि आपको तो पता है ना कि नूरी कितनी जिद्दी है, वो घर में तूफान खड़ा करके रख देगी। मैं मजबूर हूँ, इसलिए ना चाहते हुए भी आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। नैना इतना कहकर मेरे कमरे में चली गई थी, लेकिन अब मैं अपना आपा खो बैठा था। मैं खुद पर काबू ना कर सका और कमरे की तरफ बढ़ा। तभी कमरे से नैना की आवाज आ रही थी। मैं दरवाजा पर ही रुक गया। वो नूरी को कोस रही थी, नूरी काश माँ और पापा के साथ तुम भी मर गई होती, कम से कम तो मेरी जिंदगी तो बहुत जहन्नुम नहीं बनती। ना जाने तुम मेरी किस गुनाह की सजा हो। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया और नूरी को कलाई से पकड़कर खींचता हुआ बाहर लेकर आया। नैना की बौखलाते हुए मेरे पीछे पीछे आई और बोली, रवि आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरी बहन को, आप अपने होश में तो हैं। मगर सच बात तो ये थी कि मैं अपने होश में नहीं था। अगर होश में होता तो ये सब करता। मैंने नूरी को एक अलग कमरे में बंद कर दिया और नैना का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से बाहर लेकर आया और बोला, अब मुझे सच सच बता दो, तुम्हारी बहन ये सब क्यों करती है? नैना मेरी बातों का कोई भी जवाब देने के हक में नहीं थी, वो बस रोई ही जा रही थी। उसने कहा, आपको भगवान का वास्ता है रवि, मेरी बहन को छोड़ दीजिए।
उसे अकेले कमरे में डर लगता है, वो डर से मर जाएगी। वो एक रात तो क्या, एक लम्हा भी मेरे बगैर नहीं गुजार सकती। मैंने चिल्लाकर कहा, क्यों? आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ के बगैर रह लेते हैं। ये तो किस किस्म का बहन चारा है। तुम्हारा बहन तो तुम्हारा साया ही बनकर रह गई है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और न ही अब मैं ये सब बर्दाश्त करूँगा। मैं नैना को घूर कर देखा और बोला, तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। मगर वो और तेज तेज रोने लगी थी। मैं नैना के कमरे से बाहर आ गया और कमरे से बाहर से कुंडी लगाकर दी और कमरे से बाहर से कुंडी लगा दी। मैं सोच रहा था कि दोनों बहनें इसी तरह शांत हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दोनों अपने अपने कमरे का दरवाजा पीट रही थी। ऐसा लगता था कि दरवाजा ही तोड़ देगी। कई घंटों यह सब कुछ चलता रहा, मगर सुबह उजाला होने से पहले दोनों कमरे की खामोशी छा गई। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर करके उठकर खड़ा सा हो गया और नूरी के कमरे की तरफ जाने लगा। मैं उससे माफी मांगकर नैना के पास ले जाना चाहता था, मगर जैसे ही दरवाजा खोला मेरे कदमों से तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहां तो नूरी नहीं बल्कि एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो वो मुझे देखकर सहम गया और रोने लगा। मैंने उससे कहा, मेरे सामने आंसू मत बहाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो मुझे बताओ कि तुम हो कौन और नूरी कहाँ पर है? वो लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं आपको अपनी हकीकत बता दूं तो आप मुझे बेच तो नहीं देंगे? मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा? वो लड़का मेरी बात सुनकर उठ खड़ा हुआ और सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने बताया कि जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर यूं शौक मनाया गया था जैसे मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मर गया हूँ। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने आसपास बहुत जुर्म देखा। मेरे पापा मम्मी को एक मोटे डंडे से मारते और मेरी तरफ इशारा करते कहते, इसे पैदा करने से अच्छा होता कि तुम बांझ होती। मैं पापा की बात सुनकर डर जाता और आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता। माँ मुझसे कहती, अपने पापा की बातों पर ध्यान मत दिया करो, तू तो बहुत प्यारा है। लेकिन मैं प्यारा होता तो मेरी वजह से माँ को मार पड़ती। मैं नैना से पैसे मांगता तो वो मुझे पैसे देती, तो मैं दुकान जाकर अपनी माँ के लिए उनकी पसंद की टॉफी लाता। मैं तो टॉफी माँ के मुंह में डालकर कहता, माँ ये गोली खा लो, तुम्हें आराम हो जाएगा। माँ मेरी बातों पर मुझे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती। मैं छोटा सा था तो देखता मेरे हम उम्र के बच्चे खेलते कूदते। मेरा खेल कूद में बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं सारा दिन अपने घर में पड़ा रहता और माँ पर पहरा देता कि पापा कहीं माँ को फिर से न मारने लगे। लेकिन मेरे रोकने के बावजूद हर दिन दूसरे तीसरे दिन पापा माँ को बहुत मारते। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से माँ के चोट पर दवाई लगाता कि उन्हें आराम आ जाए, मगर वो अपना दर्द भूलकर मेरे छोटे छोटे हाथों को अपने लम्हों से चूमती जाती और रोते हुए कहती कि मुझे मार से तकलीफ नहीं होती, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से बहुत तकलीफ होती है। माँ के पास कुछ पैसे थे तो वो बाजार जाकर मेरे लिए एक छोटी सी साइकिल लाई। माँ कहती, तू बाहर जाकर खेलता तो नहीं, इसलिए घर में ही तेरे खेलने कूदने का इंतजाम कर देती हूँ। मैं साइकिल देखकर बहुत खुश हुआ था और सारा दिन साइकिल चलाता रहा। मैं हर थोड़ी देर बाद साइकिल से उतरकर अपनी साइकिलों को गीले कपड़े से साफ करता रहता कि कहीं मेरी साइकिल गंदी न हो जाए, मेरा नया साइकिल कहीं पुराना न हो जाए। शाम में पापा जब घर आए तो मैं साइकिल ही चला रहा था। वो गुस्से से बोले, इस कमबख्त को साइकिल किसने दिलाया है? फिर मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारे और मुझे साइकिल से उतारकर साइकिल को कुल्हाड़ी से काट काट कर तोड़ कर फेंक दिए थे। मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। मैं रात को खाना भी नहीं खाया था। माँ रात को मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, चंदा
मैं आज तुमसे एक ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि जब तुम 5 साल के हो गए हो, समझदार बच्चे बन गए हो अब, तो तुम्हारी माँ तुमसे हर बात कर सकती है ना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। माँ ने बोला, बेटा तुम्हारी बहन का नाम क्या है? मैंने कहा, नैना। माँ बोली, और तुम्हारा नाम क्या है? मैं खामोश हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला, माँ पापा तो मुझे कमबख्त कहते हैं और तू चंदा कहती है, इन दोनों में से क्या नाम है? माँ की आंखों में आंसू भर आए। माँ ने कहा, तुम्हारा कोई नाम नहीं है। 5 बरस हो गए हैं तेरी पैदाइश को, मगर अब तक मैं ये फैसला नहीं कर पाई कि तेरा क्या नाम दूँ, लड़कियों वाला रखूँ या लड़कों वाला। मैंने कहा, क्यों माँ, लड़कियाँ वाला नाम क्यों रखना है तेरा मेरा? मैं तो लड़का हूँ ना। माँ ने नाम में सिर हिला दिया। मैं सहम सा गया था। माँ ने कहा, न तो तू लड़का है न ही लड़की, तू एक किन्नर है। मैं 5 वर्ष का बच्चा इन बातों को नहीं समझ पाया था। माँ ने कहा, मगर मैं तुझे लड़का नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि तू बाहर निकलेगी तो लोग 100 तरह की बातें बताएंगे, इसलिए मैं तुम्हारा नाम नूरी रखती हूँ, क्योंकि तू हर वक्त पर दुपट्टा लेकर रहना और घर की 4 दीवारी में रहेंगे तो सलामत रहोगे। मैं माँ से गुस्सा हो गया और बोला, मुझे नहीं लेना दुपट्टा, मैं लड़का हूँ। माँ ने कहा, मैं चाह कर भी तेरी तकलीफें नहीं कम कर सकती। तेरे हिस्से का हर दर्द मैं खुद झेल लेती, पर यह सब मेरे बस में नहीं है। अब मुझे कहीं जाना है। मैं रोते हुए माँ से लिपट गया और जिद करने लगा, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। फिर हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। रोते रोते मैं सो गया। मैं तो माँ मुझे नैना के पास लिटाकर चली गई। सुबह मेरी आंखें चीख चिल्लाने की आवाज़ सुनकर खुली तो नैना चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मैं भाग कर बाहर निकला तो माँ सोई हुई थी। नैना मुझे लिपट कर रोने लगी और बोली, माँ हमेशा के लिए चली गई। मैंने नैना से कहा, धीरे बोलो, माँ सो रही है, उनकी आंखें खुल जाएगी। फिर नैना मुझे कमरे में लेकर गई और मेरे सिर पर दुपट्टा डालकर बोली, आज से तू नूरी है, माँ की बात याद है ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं दौड़ते दौड़ते दुकान पर गया और माँ के लिए टॉफ़ी लेकर आया। मैं वो टॉफ़ी जेब में लेकर घूमता रहा, मगर माँ नहीं उठी। सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए थे। फिर माँ को अच्छे से तैयार किया गया और वो लोग उन्हें लेकर चले गए। मैं पीछे पीछे दौड़ता जा रहा था और कहने लगा कि मेरी माँ को लेकर कहाँ जा रहे हो, छोड़ दो उन्हें, मैं तो इनके लिए टॉफ़ी लाया हूँ। मैं छोटा था ना, इसलिए किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं खूब रोता रहा कि मेरी माँ को मत ले जाओ, मैं बिन माँ के कैसे जी पाऊँगा। और वो टॉफ़ी मेरे जेब में ही रह गई, मगर माँ कभी नहीं लौट कर आई। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी। फिर एक दिन अचानक पापा इस दुनिया से चले गए तो हम अपने चाची के घर चले आए। चाची भी मुझ पर कम जुल्म नहीं करती थी। वो मुझे बहुत मारती और कहती थी, मैं तुम्हें बेच दूंगा, गुरु आकर ले जाएगा तुझे। जब नैना तेरा सहारा बनती तो चाची का जैसा एक बेटा भी है, वह भी मुझे कहता कि हम तुम्हें बेच देंगे। इन सब बातों से मैं डर जाता था। फिर नैना की शादी आपके साथ हो गई। आपको भी देखकर मुझे बहुत डर लगता था कि आप कहीं मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझे गुरु के पास न बेच दो। लेकिन नैना मुझे समझाती थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मगर डर से मेरे दिल के अंदर जाकर बैठ गया था। जब आपको सब कुछ पता चल गया है, फैसला आपके हाथ में है कि मुझे आपके पास रखने हैं कि बेच देंगे। मेरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। मैं जल्दी से उठकर बाहर की तरफ गया और नैना के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और उससे माफ़ी मांगने लगा। वो भी रो रही थी, मगर
बोली, माफ़ी किस बात की, आपने तो हम बेसहारों को सहारा दिया है। फिर मैं आप नैना नूरी को डॉक्टर के पास लेकर गए। उसके दिमाग से बचपन का डर निकालना बहुत कठिन था। मैंने उसकी पढ़ाई भी शुरू करवा दी थी और नैना अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। नूरी भी ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी। मैंने खुद से वादा किया कि नूरी का भविष्य उज्जवल बना के ही दम लूँगा।